स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी फाइनल ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से हमारा 16 नंबर का पेपर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पेक्ट्रो और स्कोपी। इसमें क्या करते हैं, हम स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। बेसिकली हमें अलग अलग कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है, हम उन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रा। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रा बनता कैसे है। क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो हमारे किसी मैटर के साथ आकर इंटरेक्ट करती हैं। जब भी किसी मैटर पे गिरती हैं तो अब जो मैटर है वो क्या होगा, उसकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे। उन्हीं एनर्जी के चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मैटर के एनर्जी लेवल में चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को हम स्पेक्ट्रा की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, एनर्जी की ही फॉर्म है ये, जो प्रोपेगेट करती हैं थ्रू द स्पेस बाय द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसके फीचर्स देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, तो इसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है और जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है उसके भी परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो यही कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है, और दूसरा ये कि इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अगर हम एनर्जी देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो हम एच न्यू से देते हैं, वेयर एच इज़ योर प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी है और एच है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। अगला है, दो तरह से स्पेक्ट्रा बन सकता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड रहती है, और एक क्वांटम को क्या कहते हैं हम, फोटोन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेव के पैरामीटर, सबसे पहला आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है, अगर ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ट्रफ। वेव पैरामीटर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, जो हमारी वेव है ये, इसका जो ऊपरी पार्ट है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, निचले पार्ट को ट्रफ कहते हैं। तो वेवलेंथ होती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो क्रस्ट हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ हैं तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये है वेवलेंथ। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हम इसे मीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, किसी में भी मेजर कर सकते हैं। सेकेंड पैरामीटर है हमारा वेव नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। ये रेसिप्रोकल होता है हमारा वेवलेंथ का, यानी कि 1/λ। ये होता क्या है कि कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही हैं पर यूनिट लेंथ। तीसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, वेयर एच इज आर प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि कितने नंबर ऑफ वेव पास कर रहे हैं किसी पॉइंट से पर यूनिट टाइम। दिस इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इसे हमने अरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो, तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया है। अगर मैं कहूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, एनर्जी होता है एच न्यू, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। इन रे की एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी कम है। पर अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो जो हमारा न्यू होता है वो होता है c/λ, तो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ बढ़ रही है इधर से इधर जाने पर। यह है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रा दो तरह का हो सकता है, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा। पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। हमें पता है हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में होते हैं, अगर हम उन्हें एनर्जी दे दें तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो हमारा मॉलिक्यूल पहले ग्राउंड स्टेट में है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली तो वो जो पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है वो एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो स्पेक्ट्रा का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है, वो पहले से हाई एनर्जी वाले स्टेट में है। हाई एनर्जी वाले स्टेट में कोई भी पार्टिकल स्टेबल नहीं होता, वो क्या चाहता है कि मैं एनर्जी को रिलीज कर दूं और ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं और स्टेबिलिटी गेन कर लूं। तो जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल है वो एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के रूप में, फोटोन रिलीज कर दिया और वो ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो इसमें क्योंकि फोटोन एमिट किया है, इस स्पेक्ट्रा का नाम हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा। तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और जिसमें हम एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे उसे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। इसमें हमें पता है एक मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल मोशन के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वो रोटेट करता है तो रोटेशनल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। तो अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास, ऐसे ही अलग अलग टाइप के एनर्जी लेवल होते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये सारे एनर्जी लेवल जो है क्वांटाइज्ड होते हैं एक्सेप्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी नहीं होती है इसकी। ठीक है, अब हमारा इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या होता है जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है तो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं, ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गई, ये फर्स्ट N0 N1। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं ना, इनके बीच में ही हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं जो V" से शो हो रखे हैं, V"0 1 2। सिमिलरली हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के पास अपनी उनके अंदर क्या होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, V0 V1 इस तरह से शो करेंगे। और हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होते हैं हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। जो J है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है, जो V है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। तो जैसे हमारे ये V"0 और V"1 ये क्या थे हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल थे, इनके बीच में क्या आ गए रोटेशनल J0 J1 J2 J3। तो अब एक बात, अगर मैंने इसे इतनी एनर्जी दे दी अपने मॉलिक्यूल को कि वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो अब ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है और रोटेशनल एनर्जी लेवल है ये तो इलेक्ट्रॉनिक के बीच में है, मतलब ये ट्रांजिशन अगर मुझे करानी है कि उसकी रोटेशनल एनर्जी लेवल में कोई ट्रांजिशन करानी है तो मुझे कम एनर्जी देनी है। अगर मैंने इतनी एनर्जी दे दी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाए तो इतनी एनर्जी तो मैंने अपने आप दे दी कि उसके बीच में रोटेशनल ट्रांजिशन हो जाए या फिर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो जाए, है ना। तो फिर जब हम एनर्जी देते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाने में तो बहुत सारे उसके बीच में हमारे रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो जाते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो जाते हैं। तो हमें एक लाइन मिलने की बजाय स्पेक्ट्रा में बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ लाइंस मिल रहे हैं जिसे हम बैंड कहते हैं। अलग अलग ट्रांजिशन होने की वजह से हमें बहुत सारे बैंड्स मिलते हैं, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्यों कॉम्प्लेक्स होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसी कारण से कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की वजह से बीच बीच में रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो जाते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो जाते हैं, और हमें लाइंस नहीं ग्रुप ऑफ लाइंस मिलता है जिसे हम बैंड कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रा को स्टडी करके हम बहुत सारी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर की कि डाइपोल मोमेंट क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ये सब स्टडी कर सकते हैं। ये था हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा वॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर बार आता है, कंपलसरी क्वेश्चन में आपको हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना।
अब जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके पास अलग अलग एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और अगर एक रियल मॉलिक्यूल के लिए ना हम इन एनर्जी को इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम कहते हैं कि सेपरेटेबल हैं, मतलब इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लिया। तो बोन ओपनहेमर ने एक अप्रोक्सीमेशन दी, उसने एज्यूम किया कि हमारी एटम में दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, 1000 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। अब क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो उसने कहा कि ये कम स्लो मूव करता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब इतनी कम होती है और इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या मान लिया कि मूव ही नहीं करते, स्पीड मान ली इनकी कि ज़ीरो होती है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। मतलब हमने न्यूक्लियाई को स्टेशनरी मान लिया। तो क्या कहा इसने एज्यूम किया कि जो न्यूक्लियाई है वो 1000 टाइम हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए जो न्यूक्लियाई है वो इतनी स्लो स्पीड से मूव कर रही है। और क्योंकि बहुत कम स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो हमने कहा कि स्टेशनरी ही है हमारी न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो न्यूक्लियाई का मोशन है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन का मोशन है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मान लिया अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो अब जो हमारी एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो हम देते हैं ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल और ई इलेक्ट्रॉनिक। ट्रांसलेशनल पूरा मॉलिक्यूल मूव करता है जिसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल न्यूक्लियाई के मोशन है और इलेक्ट्रॉनिक मोशन। अब जो ई ट्रांसलेशनल होता है, एक तो वो क्वांटाइज्ड एनर्जी नहीं है, अभी हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि सारी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, पर जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड नहीं होती और इसका जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, इतनी स्मॉल कि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। अब जो हमारी टोटल एनर्जी है वो क्या है, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। ये था आज का लास्ट टॉपिक।